गुड मॉर्निंग। और चलिए फिर से हम लोग शुरू हैं। और आज हम लोग देखेंगे जो हमारा तीसरा क्लास है फाउंडेशन क्लास का, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे और उन क्लासेस को देखेंगे। तो चलिए, कुछ प्रश्न हैं, 20 प्रश्न हैं कि 20 प्रश्न है ना, अगर उसका उत्तर अगर आप लोग दे देते हैं, अगर उसमें से 5-7 भी आपके सही हो रहे हैं और बिगनर हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। तो ये सब वैसे प्रश्न हैं जो एकदम स्कूल लेवल पे आए हुए प्रश्न हैं। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना, 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं क्लास के बीच में, तो वो सब इन प्रश्नों को देखते हैं और इन्हीं प्रश्नों पर बेस्ड जो है फिर क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बनते हैं। और यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आपको सीधे उठ के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, कुछ अनहोनी नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। यानी जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जो जन्म लिया, वो लड़की होगी या लड़का, ये कैसे पता चलता है। तो ये जो है कैसे निर्धारित होता है। तो देखिए, 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं किसमें, महिला में, और एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं पुरुष में। तो जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है तो होता है लड़का, और एक्स मिलते हैं तो होती है लड़की। तो जो पिता हैं वो उत्तरदायी हैं। तो प्रश्न के अनुसार से इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा पिता, क्योंकि जो पिता होते हैं ना, उनका जो गुणसूत्र होता है, उनमें 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। इसी के कारण बच्चे का लिंग निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कई बार लड़की होने पर लांछन जो है महिला पे ही लगाया जाता है। वैसे लड़की होना या लड़का होना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल क्या, कभी ऐसा फ़र्क रहा ही नहीं। लड़की और लड़के में फ़र्क सिर्फ बेवकूफ़ लोग करते हैं। तो चलिए, हम लोग तो समझदार लोग हैं, समझदार नहीं होते तो पढ़ते थोड़ी सुबह सुबह उठ के। चलिए, दूसरा हम लोग प्रश्न को देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का वर्णित है। विधि के समक्ष जो समानता है ना, यानी कानून के कानून के सामने सब लोग जो समान होंगे, ये फंडामेंटल राइट का है। फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार का विषय है। तो ये है अनुच्छेद 14 में है। ये अनुच्छेद जो है 14 का पार्ट है ये। ठीक है, अनुच्छेद 14 का पार्ट है। थोड़ा सा कहिएगा तो क्लास को और इम्प्रूव करेंगे और रेगुलर वे में इम्प्रूव करते रहेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। शिवाजी ने एक मंत्रिमंडल गठित कर रखी थी, तो उस मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था। देखिए, शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था ना, उसमें 8 प्रमुख लोग थे, 8। तो दक्षिण भारत में अष्टदिग्गज का मामला है एक, तो आपको बताना है कि अष्टदिग्गज कहाँ थे। और जो यहाँ पर है शिवाजी के समय में, वो था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान यानी 8 जो प्रधान लोग थे वो थे अष्टप्रधान। नवरत्न थे, वो अकबर की सभा में थे, ये तो सब लोग जानते ही हैं। नवरत्नों के नाम कौन कौन से थे वो भी चाहिए तो बता दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस है। शिवाजी के अष्टप्रधान के नाम बताने तो ऐसे ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अकबर का तो लोग बता ही सकते हैं कि कौन है। आगे देखिए, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो देखिए, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया। देखिए, मराठी को लेके बड़ा हंगामा मचता है। मराठी, ठीक है, मी मराठा मानुस, ठीक है। तो उन्होंने किसको, मराठी को बनाया अपनी भाषा। किसको बनाया, मराठी को बनाया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरनेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तरनेतर मेला किस राज्य का जो है प्रमुख मेला है। देखिए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, तो गुजरात के साथ इसका संबंध है। कहाँ का है, गुजरात। तरनेतर मेला कहाँ का है, गुजरात का। आगे देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वाकर्षण के मान का कितना होता है। ये तो देखिए सीधे बच्चे का क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं इंस्टीट्यूशंस में।
ठीक है, तो कितना होता है, 1/6 होता है, 1/6। अगर यहाँ पर पृथ्वी पे आप उछलते हैं अगर 4 फुट, तो चंद्रमा पर सीधे 24 फुट उछल जाइएगा, है ना। ये आराम से देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ, थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ, हल्का ही सा ही बाहर होगा, ज़्यादा नहीं। आगे देखिए, भारत का अंतिम वायसराय था, भारत का अंतिम वायसराय। अब इसमें तो 2 कहानी बन जाती है वैसे तो देखा जाए तो, लेकिन हम लोग जो है ना एक ही कहानी पे काम करेंगे। एक भारतीय कौन थे और एक ब्रिटिश कौन थे, ठीक है। तो भारत का अंतिम वायसराय, इसमें ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। जैसे नॉर्मली क्या होगा ना, इसका जो उत्तर होगा वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन, वही अंग्रेज़ थे और भारत में सबसे अंतिम वायसराय रहे ये, है ना। उस समय भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कई लोग जो है ना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पे कंफ्यूज नहीं होंगे, उनकी कहानी अलग है, ठीक है। तो कभी जैसे ही मौका मिलता है मैं उन सारे कहानियों को भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लाइन बाय लाइन। जिनको सुनना होगा आराम से सुनिएगा, नहीं सुनना होगा तो स्किप कर दीजिएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग ये गांधी जी का मामला बनता है, ठीक है ना। किसका, गांधी जी का। और हम लोग देखते हैं कि गांधी जी हमारे लिए हमेशा से खास रहे हैं, गांधी जी हमेशा से खास रहे। तो भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें खादी एवं ग्रामोद्योग की बात की गई थी। किसकी, खादी एवं ग्रामोद्योग की, किसमें, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी ना उसमें ये बात की गई थी। और गांधी जी को समझिए, जो गांधी जी चरखे की बात करते थे तो इसलिए उनको एक तरीके से जो है मान दिया गया था। अब देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भाई आर्य समाज में क्या है, बड़ा सिंपल तरीके से शादी हो जाता है। मैं एक आध आर्य समाज के मंदिर में गया था तो देखा कि एकदम बहुत आराम से शादी हो गई, दिन ही दिन में शादी हो गई, ज़्यादा आडंबर नहीं था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी ये मुझे बताइए। अगर आप भी इस तरह के किसी शादी में जाएंगे ना तो हमेशा के लिए पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमेशा ये चीज़ याद रह जाएगी आपको। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना जो है वो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने। और एक बात बताऊं आपको, ये जो प्रश्न है ना स्वामी दयानंद सरस्वती वाला, ये आपको हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो प्रश्न होता है सो सभी एग्जाम में बीपीएससी ने सैकड़ों बार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग आधा दर्जन बार सेम प्रश्न को रिपीट किया है लगातार ही, एक ही चीज़ को। बिहार पुलिस में, बिहार सिपाही में, बीएसएससी में, रेलवे में, सेंट्रल के तमाम एग्जाम्स में, सीएचएसएल में, सब में ये वाला प्रश्न जो है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। और ये तो फाउंडेशन क्लास है ना, ये समझिए एकदम बहुत तगड़ी क्लास है। और इस क्लास में अगर आप रोज़ अगर आते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, तो ज़रूर निश्चित ही है कि औरों की अपेक्षा आप आगे बढ़ जाएंगे, सफलता पा लेंगे। और सफल होइए तो मुझे ज़रूर बताइए। जितने लोग मेरे सफल हुए हैं, जिसमें कि 66 में भी डीएसपी बने हैं साथी, तो मान आदर तो बहुत करते हैं, ठीक है ना। वो चलिए, और इसी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा कि लोग दिल से जुड़े रहें। क्षमावानी किस धर्म से संबद्ध त्यौहार है। क्षमावानी में क्या होता था कि जो लोग हैं ना क्षमा मांगते हैं अपने कृत्यों के लिए। साल भर में जैसे आप किसी के साथ रहते हैं तो गलतियां हो जाती है, बहुत तरह की गलती होती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है पढ़ाते हुए मैं कुछ पॉलिटिकल बात बोल दूँ जो शायद एक पक्ष को पसंद ना आए, दूसरा पक्ष को पसंद आ जाए, या हो सकता है मैं हर्ट कर दूँ। कई बार मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो आप और तुम का भेद नहीं करता, कई सीनियर लोग भी होते हैं जो क्लास को देख रहे होते हैं। तो ये सब जो है ना, जो गलतियाँ जो होती रहती है, उसके लिए जैन धर्म जो है वो क्षमा पर्व जो है मनाता है, उसका नाम ही है क्षमा पर्व। तो क्षमा पर्व जो है कौन मनाता है, जैन मनाते हैं। कौन मनाते हैं, जैन। क्षमावानी किस धर्म से संबंधित है, तो जैन से। किससे संबंधित है,
जैन। तो जैन धर्म के लोग हैं, क्या मनाते हैं? क्षमा पर्व, क्षमावानी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या है, अपनी कृतियों के लिए साल भर तक उन्होंने कोई गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। सोचिए कितना बढ़िया, मतलब एक तरीके से ये त्यौहार समझ लीजिए इसको। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? भाई क्या होता है? अगर कोई शून्य में, निर्वात में कोई वस्तु और गिर रही है तो क्या वहाँ पर तो कुछ गुरुत्वाकर्षण वगैरह जैसा नहीं है, तो त्वरण क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। शून्य में, वहाँ पर देखिए कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो कोई वस्तु अगर गिर रही है तो आराम से उसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है ना, जी का वैल्यू मान वगैरह कुछ लग नहीं रहा है, तो क्या होगा? समान होगा। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं कभी वाइवा लेता 11th-12th के बच्चों का तो ये प्रश्न जरूर उससे पूछता है। ग्रेविटेशन एक चैप्टर है पूरा, जहाँ पे ग्रेविटेशन में सारे कॉन्सेप्ट को इन लोगों को देखना है। तो उसके फॉर्मूले भी हैं, F=G m1m2/r² और बाकी चीज़ें हैं। इसके वो फार्मूला जो है चेंज होता रहता है, F समानुपाती 1/r², F समानुपाती G m1m2। तो उसी हिसाब से हम लोग काफ़ी कुछ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, हम क्या देखते हैं, त्वरण क्या होता है? समान होता है। तो 11th-12th वाले बच्चों को ही मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूँ, तो उन लोगों को सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। इतना कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है नॉर्मली, ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है ना। कम कॉन्सेप्ट में भी काम चल जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हम लोग थे, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है, यहाँ तक थे, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखेंगे। इनको इरेज कर लेता हूँ मैं, क्या मतलब इसका है ना, हटा दिया। चलिए अब आगे का देखते हैं हमारा। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? अब बताइए अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? संविधान का पार्ट हो गया, ठीक है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? ये आसान सा प्रश्न तो नहीं है, थोड़ा सा याददाश्त के ऊपर प्रश्न है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो ये भी फंडामेंटल राइट्स का मामला है। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स का है, यानी मूल अधिकार का है। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कर लीजिए। ये है अनुच्छेद कितना है? 16, अनुच्छेद 16 है ये, ठीक है ना, अनुच्छेद 16 है। तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है ना कि हम लोग क्या इनलाइटेड लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग, हम लोग को ना एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए हमेशा ही। उससे क्या होता है ना, दुनिया खूबसूरत हो जाती है, और एक दूसरे के टांग खिंचाई से दुनिया क्या होगी? पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो हम लोग अपने आगे टॉपिक पे रहते हैं टिके हुए। किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है, यानी अलग अलग किया जाता है? मिश्रण यानी मिक्सचर में से अलग अलग कहाँ किया जाता है? बता दीजिए एक बार। तो देखिए एक विधि होती है, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन को क्या बोलेंगे, है ना, क्रिस्टलन विधि लिख दें क्या? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। क्रिस्टलन विधि से, कैसे? क्रिस्टलन विधि से, क्रिस्टलाइजेशन से, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन विधि से क्या होता है? अलग अलग कर दिया जाता है। अब देखिए फिर आ गया, किसने आर्य समाज की स्थापना की? अभी तो पढ़ा था हमने, वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्या होगा बताइए? स्वामी कौन से स्वामी हैं? बताइए एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है। चलिए मैं पूरा हट गया यहाँ से, और मुझे जल्दी बताइए कौन से स्वामी हैं। अच्छा, सही पकड़ा आपने, ठीक है, वही स्वामी हैं जिनकी हमें दया के सागर आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। अरे मैं क्या, अपने एक साथी के शादी में गया था जिन्होंने आर्य समाज विधि से शादी की थी। तो उस समय तो भाई एक बार इस तरह का कोई फंक्शन में चले गए तो भूलते नहीं हैं लोग। नवरोज किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? देखिए नवरोज, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये।
नवरोज किसका है बताइए एक बार। देखिए नवरोज जो है ना, नवरोज जो है वो है पारसियों का, ठीक है। नवरोज किसका नव वर्ष है? नवरोज है किसका? पारसियों का। पारसी लोग बनाते हैं नवरोज, पारसियों का। किसका है? पारसियों का। किसका है? पारसियों का। कौन मनाते हैं नवरोज? तो पारसी लोग बनाते हैं नवरोज। तो ये पारसी लोग जो नवरोज मनाते हैं ना, वो नवरोज क्या होता है? नए साल का आगमन का मामला होता है इनका। पारसियों की संख्या दिन रात घट रही है, कारण कि पारसी लोग लेट से शादी करते हैं, प्लस पारसी जो है वो कल्चरली कम बच्चे पैदा करते हैं। और इस हिसाब से क्या है ना, एक सरकार ने एक योजना भी बनाई है जियो पारसी, जिसमें उनको अपनी आबादी बढ़ाने के लिए बोला जाएगा। तो पारसियों की संख्या जो है घट रही है। वैसे देखें तो जितने प्रबुद्ध वर्ग हैं भारत में, जैन हो गए, पारसी हो गए वगैरह, तो इनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। जीवन स्तर का लेवल जैसे बढ़ेगा वैसे लोग क्या होंगे? अपनी संख्या घटाएंगे, कम होती जाएगी जनसंख्या। चलिए आगे है, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, बाप रे बाप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये तो। पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा कौन सा है ना? सौर मंडल में सबसे छोटा कौन सा है? देखिए अभी तक जो ज्ञात है ना, अभी तक जो नोन है, उस नोन के अनुसार से सबसे छोटा है डीमोस। सौर मंडल में सबसे छोटा है ना, अभी तक जो ज्ञात है वो है डीमोस। अब 17 नंबर का क्वेश्चन, डीमोस कौन से ग्रह का उपग्रह है ये मुझे बताइए एक बार जल्दी। मंगल ग्रह का है, बृहस्पति का है, किसका है? मुझे ज़रूर बताइए। आगे हम लोग देखते हैं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? देखिए रोहिणी का जो प्रक्षेपण हुआ था ना, रोहिणी श्रेणी का, वो 1980 से चला था, ये 1980 से, 1980 ईस्वी में। इस तरह के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आते हैं एकदम से। वो लोग कहेंगे कहाँ से प्रश्न आए, कहाँ से आए? अरे भाई बता दीजिए, फाउंडेशन बैच से आए। मिथिला एकेडमी चैनल देख रहे थे, फाउंडेशन बैच था, उसी से आ गया प्रश्न, ठीक है। और क्या जानना क्या है? आगे है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, ये बताना है हमें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। भाई 1961 से लेकर के 1961 से लेकर के 1966 ईस्वी तक। अब ये प्रश्न पूछा ही क्यों गया? ये प्रश्न नहीं पूछते। देखिए 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया था, और ये योजना जो थी ना, ये पूरी फ्लॉप योजना थी, पूरी फ्लॉप योजना। तो लोगों को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई ना, जो घटनाएं हमारे लाइफ के ऊपर में बहुत इम्पैक्ट डाल के गई, तो छात्रों को उन घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। पूरी जानकारी रहेगी तभी तो पता चलेगा कि वो एक जागृत नागरिक हैं और वो एक अच्छे प्रशासक बन सकते हैं, या फिर वो अच्छा वर्क कर सकते हैं अपने फील्ड में। तो इसलिए जो है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। 1962 की लड़ाई हुई थी, ये योजना पूरी फ्लॉप रही थी। तो जो भी प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न का जो प्रकृति होता है, प्रश्न का प्रकृति इस तरह का होता है कि उस प्रश्न ने लंबे जनमानस को इम्पैक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। बहुत बड़ा जो जनमानस है उसको इम्पैक्ट हुआ होता है, तो उसी तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। किसने कहा विदेशी राज्य चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? बाप रे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये किसने बोला था? याद करिए भाई, वही दया के सागर, अभी अभी एकदम स्पेशल हो गया, दयानंद सरस्वती स्पेशल हो गया, ठीक है। किसने बोला था? देखिए ये वाला प्रश्न है ना, किसने बोला था? दयानंद सरस्वती ने, है ना। दयानंद सरस्वती है, उन्होंने ही बोला था इसको, ठीक है। दयानंद सरस्वती है, उन्होंने ही बोला था, ठीक है। दयानंद सरस्वती क्या बोला उन्होंने कि कितना भी अच्छा हो लेकिन स्वदेशी राज्य ही अच्छा होगा। अब देखिए अच्छा प्रश्न है, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए, उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उगादि उगादि उत्सव कहाँ, किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में, कर्नाटक।
कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो प्रश्न जो है ना वो सबके लिए है, जितने लोग हैं उन सब के लिए प्रश्न है। तो जितने लोग हैं, जैसे कि मैं अभी ग्रामीण साइड में काम कर रहा हूँ और मैंने वहीं पे काम करने का मन बनाया हुआ है, तो मैं काम वहीं कर रहा हूँ। तो जितने लोग हैं ना, इसको शेयर कर दीजिएगा, अपने जितने लोग हैं वगैरह है शेयर कर दीजिए। इसके अलावा मैं जो भगवतपुर सरंजन है, जहाँ पे मेरा ऑफलाइन क्लासेस है, जहाँ पे मैं खुद मौजूद होता हूँ और सभी बच्चों को पढ़ाता हूँ खुद ही। मेरे सहयोग के लिए कुछ अच्छे छात्र हैं जो वहीं पे मौजूद रहते हैं, तो वो सब अच्छे तरीके से हमने उस जगह को मैनेज कर रखा है। 8 महीने में हमारी कुछ उपलब्धियां भी हैं और भी उपलब्धियों को हम लोग लेकर के हाजिर करते रहेंगे। तो ये था कि भाई चलो कुछ बढ़िया करने की कोशिश है। चलिए, अब आप लोग इच्छा हो तो अपने खुद भी प्रश्नों को अटेम्प्ट करके देखिए कि कितने प्रश्न आपको हो रहे हैं। मैं हट जाता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। ठीक है, तकनीक में सुधार कर रहा हूँ मैं अभी, और तकनीक हमेशा सुधार करता रहूँगा ना। आज वैसे क्या शिवरात्रि वगैरह है तो इसका शोर ज़्यादा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये जो है सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।